बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज बुध 30 अक्टूबर है, 5वां दिन है। जस्टिस याहिया आफरीदी पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस हैं और इन 5 दिनों में कुछ इंतहाई अहम इकदाम उठाए गए हैं और उन इकदाम के नतीजे में गुज़श्ता रात हैरानकुन तौर पर एक ऐसा हुकूमती वज़ीर जो इस वक्त हुकूमत का चेहरा बना हुआ है, हुकूमत की विल को रिप्रेजेंट करता है, वो घुटनों पर गिरा हुआ नजर आया, जिसको आजकल एक टर्म यूज़ होती है सॉफ्टवेयर अपडेट होना। लगता यह है कि या तो हुकूमत का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया याहिया आफरीदी साहब ने जो कुछ किया है उसकी बुनियाद पर, या फिर हुकूमत इस चाल के ज़रिए टाइम गेन करना चाहती है, वक्त हासिल करना चाहती है कि उस वक्त के दौरान कोई नई स्ट्रेटजी या नई हिकमत अमली बनाई जाए। एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में, शहर इक़्तिदार में। जस्टिस याहिया आफरीदी ने जो किया है उसके बाद हुकूमत का जो एक रवैया तब्दील हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शायद देखी हो, बॉलीवुड की एक बड़ी फेमस मूवी है ओमकारा, 2006 में रिलीज़ हुई थी, ऑस्कर अवार्ड्स वगैरह के लिए भी नामजद हुई थी। वो शेक्सपियर का एक मशहूर प्ले है, ड्रामा है ओथेलो, उसके ऊपर बेस्ड या उससे अडेप्ट की हुई स्टोरी है। उसका एक डायलॉग है और वो डायलॉग इस सिचुएशन में बड़ा फिट बैठता है, जिसमें वो उस डायलॉग का या समझे उर्दू तर्जुमा या उर्दू में वो है क्या कि जब घोड़े के सुम में नाल ठुकती है तो फिर मेंढकी भी अपना पाँव उठा लेती है। हालांकि मेंढकी के पाँव में ठुकनी नहीं होती, पंजाबी में कहते हैं तरा निकल जाना। तो जो याहिया आफरीदी साहब ने किया है उससे लगता यह है कि या तो हुकूमत का तरा निकल गया है या फिर वो जिसे कहते हैं कि पसपाई इख्तियार करके री एनर्जाइज होके एक नया अटैक जो है वो वेज करेगी। दोनों पॉसिबिलिटीज़ पे बात कर लेंगे कि हुआ क्या है। पहले अपने जहन में रखें, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा, जस्टिस शाहिद वहीद और वो तमाम जजेस जिन्होंने 12 जुलाई का फ़ैसला दिया था मखसूस नशिस्तों का, हुकूमत ने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया था। हुकूमत ने कहा था कि ये काली भेड़ें हैं, हुकूमत ने कहा था कि ये सहूलतकार हैं इमरान खान के, हुकूमत ने कहा था कि इनकी बीवियों का क्रश है इमरान खान इम्मी, हुकूमत ने कहा था कि ये बेज़मीरों का टोला है, इनके ज़मीर बिके हुए हैं, ये हम इनके लिए आसान नहीं होने देंगे, हम इनको आहनी हाथों से निपटेंगे। और इनके ख़िलाफ़ उस नहज के ऊपर हुकूमत जा चुकी थी कि जिसको कहते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, कि जहाँ पर जस्टिस याहिया जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ख़ास तौर पर ये एक प्राइम टारगेट जो है वो हुकूमत वक्त का नज़र आए। याहिया आफरीदी चीफ जस्टिस बनते हैं 26 अक्टूबर को। हैरानकुन तौर पर मामूल से हटके वो नहायत कम वक्त ऐवान सदर में गुजारते हैं। जिन लोगों ने इससे पहले मुख्तलिफ चीफ जस्टिस साहिबान की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत की है वो ये बताते हैं कि अमूमन ऐसा नहीं होता था। चीफ जस्टिस बड़ा वक्त स्टे करते थे, कोई मुसाफे मुआनके, वो मुलाकातें, वहाँ पर तस्वीर, वो सारे सेशंस चल रहे होते थे। या आफरीदी साहब ने हल्फ उठाया और कुछ देर के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में अचानक से पहुँच गए और सुप्रीम कोर्ट पहुँचने के बाद उन्होंने कुछ बहुत ही अहम फैसले किए। सबसे पहला फैसला जो हुकूमत में बिजली बन के गिरा। अच्छा, उस वक्त तक हुकूमत जो है वो इसको शायद उस तरीके से ग्रास्प नहीं कर पाई थी, गेज नहीं कर पाई थी, मेजर नहीं कर पाई थी, लेकिन हुकूमत को ज़ाहिर है कि एक शौक़ तो लगा कि जो अमीनुद्दीन ख़ान को लाए थे काजी फ़ाइज़ ईसा, और ये कहा था कि जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो तो इस काबिल ही नहीं है, उनका जज वाला कंडक्ट ही नहीं है, उनका लहजा दुरुस्त है, वो सीनियर्स की इज़्ज़त नहीं करते, वो जो एडहॉक जजेस हैं उनके साथ उनका ऐसा रवैया है। और वो ये सारे 11 इल्ज़ामात लगा के काजी फ़ाइज़ ईसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर को बाहर कर दिया था और अमीनुद्दीन ख़ान को अपनी चॉइस के तौर पर जो है वो लेकर आए थे। बाद में उन्होंने कहा कि मैंने याहिया आफरीदी को भी ऑफ़र की थी लेकिन उन्होंने ये ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं की। मुनीब अख्तर साहब को वापस ले आए जस्टिस याहिया आफरीदी और कूड़ेदान में फेंक दिए वो 11 एतराज़ जो काजी फ़ाइज़ ईसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर पर लगाए थे कि जनाब ये सब कुछ है, इस वजह से इसको होना ही नहीं चाहिए कमेटी में। वो उनको वापस ले आए, रिस्टोर किया उनका ऑनर। और जस्टिस मंसूर अली शाह जो है, जिनके बारे में हुकूमत ने ये तासुर फैलाया कि ये तो जनाब इस्तीफ़ा दे के घर चले जाएंगे, और हुकूमत ने कैंपेन चलाई। हिना परवेज़ भट्ट का ट्विटर देखें, वो जनाब कोई इज़्ज़तदार लोग होते हैं महकमों में, जहाँ कोई सुपरसीड हो जाता है, उनसे जूनियर बंदा उनका बॉस बन जाता है, अफसर बन जाता है। ऐसा नहीं होता। जो कोर्ट में बैठा हुआ जज होता है, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के 2 वोट नहीं थे, यानी जब वो फैसला सुनाते थे तो एक ही बंदे का फैसला शुमार होता था। बहरहाल ये पोर्ट्रे किया और हुकूमत के जो बड़े करीबी सहाफ़ी हैं उन्होंने पूरी भरपूर किस्म की कैंपेन चलाई कि मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर रिज़ाइन देकर घर चले जाएँ। वो नहीं गए और फौरी तौर के ऊपर जो मीटिंग हुई जिस कमेटी की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट वाली कमेटी की, उसमें बेंचेस बन गए। पता चला जस्टिस मंसूर अली शाह ने वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन किया है। साथ ही उन्होंने कुछ मज़ीद फ़ैसले किए। उन्होंने कहा
कि फुल कोर्ट मीटिंग जो है वो बुलाई जा रही है, पीर के दिन वो बुला ली गई थी। फिर उन्होंने एटीसी के जो इंतज़ामी जजेस हैं एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स के, यानी कि जो बाकायदा पीटीआई के अगर 1000 मुकदमात हैं टोटल या 10,000 मुकदमात हैं उनके तमाम वर्कर्स पर, या चले मल्टीपल मुकदमात हैं क्योंकि 10,000 तो वो कहते हैं हमारे वर्कर्स हैं, लेट्स जैसे कि 50,000 मुकदमात हैं, उनमें से कम 48,000 जो है वो एंटी टेररिस्ट एक्ट के हैं। तो बहुत सारे लोगों ने इसको ट्रांसलेट किया और हमारी भी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये जो बैकलॉग क्रिएट हुआ है और उसमें जो एंटी टेररिस्ट एक्ट है उसकी टाइमलाइन को फॉलो नहीं किया गया। शायद जस्टिस याह्या अफरीदी वहाँ पर भी इस सारे मामले को दुरुस्त करना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं। तो ये मुलाकात बड़ी एक इंटरेस्टिंग किस्म की मुलाकात। फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुला लिया और फिर जब फुल कोर्ट मीटिंग हुई उसकी तफसील जब सामने आई तो वो जजेस जिनको हुकूमत ने मातूब किया हुआ था, जिनको बहरहाल बाकायदा जो है वो मैं वो लफ्ज़ सख्त इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेट्स जस्ट सॉफन इट अप, हुकूमत ने उनके ऊपर तनकीद के नश्तर बरसाए हुए थे। उन जजेस के बारे में जो जो कुछ कहा गया था, ना सिर्फ वो वहाँ पर मौजूद थे, जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम प्रेस रिलीज़ में मौजूद था, उनका मॉडल जो बैकलॉग है केसेस का ख़त्म करने के लिए उसको अडॉप्ट करने का ये सारा मामला, और फिर जो एडहॉक जजेस काजी साहब ने भर्ती किए थे जिनकी शान में कुलाबे मिलाए थे हुकूमत ने और बताया था कि इनका होना क्यों ज़रूरी है और इनके बगैर तो ये बैकलॉग ख़त्म ही नहीं हो सकता। वो बैकलॉग ख़त्म करने के लिए होने वाले फुल कोर्ट इजलास में वो बैकलॉग ख़त्म करने के लिए आने वाले जजेस को एंट्री नहीं मिली, वो बाहर बैठे। अब ये वो सारा मंजरनामा था। हुकूमत उसके बावजूद एक चीज़ प्रोपेल कर रही थी, प्रोपेगेट कर रही थी और कह रही थी कि सीनियरिटी शुरू होनी चाहिए जस्टिस याह्या अफरीदी से, यानी सीनियर प्यून जज मंसूर अली शाह नहीं होंगे, मुनीब अख्तर जो है वो थर्ड मोस्ट सीनियर नहीं होंगे या सेकंड मोस्ट सीनियर आफ्टर चीफ जस्टिस नहीं होंगे, बल्कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान से जनाब, यानी कि याह्या अफरीदी के बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, और इस तरीके से जो है वो सीक्वेंस लेके चलें और जो जजेस हैं आईनी बेंच बनाने के लिए वो लामहला इनमें से पिक एंड चूज़ किया करने चाहिए जो याह्या अफरीदी के बाद वाले जजेस हैं। अब इस पर हुकूमत ने जो पोजीशन हुकूमत ने ऑफिशियली ये ले ली और ये कहना शुरू कर दिया उनके वज़रा ने टीवी चैनल्स पर बैठकर कि जस्टिस मंसूर अली शाह क्योंकि एक मुतनाज़ा जज है, जस्टिस मुनीब अख्तर एक मुतनाज़ा जज है और इस वजह से इनको आईनी बेंच में नहीं होना चाहिए। साथ में ये कहना शुरू कर दिया कि जो जस्टिस याह्या अफरीदी हैं क्योंकि वो गैर मुतनाज़ा हैं लिहाजा उनको भी नहीं होना चाहिए क्योंकि वो मुतनाज़ा हो जाएंगे, यानी कुछ ऐसे फैसले लेने। और अमीनुद्दीन खान ना मुतनाज़ा होंगे ना मुतनाज़ा हैं हुकूमत के मुताबिक, लिहाजा उनको जो है वो होना चाहिए। अब एक ज़ाहिर है कि जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, तो वो क्राइटेरिया तो है कि अगर आप जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के और आपको नॉमिनेट कर दिया जाता है और सुप्रीम जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दोबारा से उसकी एक नई तश्कील नौ हुई है तो उसके तहत अगर वो हो जाता है, बहरहाल उस पर आप देखें कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उन्होंने शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में जियो में बैठकर ये पूरी तफसील दी कि जनाब इसको भी नहीं होना चाहिए, याह्या अफरीदी को भी नहीं होना चाहिए, मंसूर अली शाह को भी नहीं होना चाहिए, मुनीब अख्तर को भी नहीं होना चाहिए, ये कंट्रोवर्शियल हैं, ये वाले कंट्रोवर्शियल ना हो जाए। फिर उन्होंने ये कहा कि जो जस्टिस याह्या अफरीदी हैं वो तो इस वजह से नहीं होने चाहिए कि अपना नाम प्रपोज़ करके वो चेयरमैन है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, वो कैसे ख़ुद को वोट देंगे, लिहाजा उन्होंने नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो है वो ये कर सकते हैं कि वो वहाँ पर बैठ के भी वोट दे सकते हैं। अब ये है हुकूमत का मौक़िफ़ और सब कुछ। साथ में कुछ बातें चल रही हैं कि मुमकिन तौर पर मातहत लेजिस्लेशन ला कर, एक तो जजेस की तादाद 23 करने जा रही है हुकूमत, कानून जो है वो जुमे वाले दिन आ जाएगा और फिर वो सेनेट से पास हो जाएगा, फिर वो ज़ाहिर है कि कानून बन जाएगा। फिर साथ में ये बातें चल रही हैं कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम में कुछ लैक्यूनाज रह गए हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए और सीनियरिटी को एक्सप्लेन करने के लिए भी किसी लेजिस्लेशन पर गौर हो रहा है। अब जाहिर है कि आप एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, मशहूर कहावत है। तो हुकूमत ये सब कुछ कर रही है, लेकिन जस्टिस याह्या अफरीदी ने 5 दिन में ये जो स्टेप्स लिए हैं, आप हैरान हो जाएं कि वही मंसूर अली शाह है, वही मुनीब अख्तर हैं
और उनके हवाले से हुकूमत का रवैया तब्दील होता हुआ दिखाया। 1 मिनट 56 सेकंड गुफ्तगू सुने उसी वज़ीर की, राना सनाउल्लाह की, जिन्होंने ये सारा बिल्डअप किया था जस्टिस मंसूर अली शाह, मुतनाज़ा ऐसे वैसे, उनके हवाले से जस्टिस मंसूर की तारीफ़ें सुने आप क्या की हैं राना सनाउल्लाह ने। याहिया अफरीदी जो कि चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के, वो तो जस्टिस मंसूर को अहमियत दे रहे हैं खासी। अब इस पे तो हुकूमत को कोई परेशानी नहीं है? नहीं, देखें, सैयद मंसूर अली शाह साहब जो जज हैं वो बहुत ही कॉम्पिटेंट और बड़े हार्ड वर्किंग और बड़े यानी जो है वो एक यानी ऐसे अंदाज में काम करने वाले कि जिसको आप कहें कि वो नए ख्यालात और नए एक्सपीरियंस करने वाले आदमी हैं। जब वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे उस वक्त भी उन्होंने बड़ी रिफॉर्म्स जो है वो वहाँ पे इंट्रोड्यूस कराई थी, तो बड़े वो रिफॉर्मिस्ट हैं। तो मामला ये है कि ये बदकिस्मती है, अगर वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बनते तो वो अपने इन रिफॉर्मेशन एजेंडा के ऊपर ज्यादा बेहतर अंदाज से काम कर सकते थे। तो फिर राणा साहब क्या हो गया था? उसके ऊपर काम करें, जब इतनी आपने तारीफ की उनकी और बड़ा दिल खोल के की, तो फिर क्या हो गया ऐसा कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पर हुकूमत की तरफ से नुमाइंदा नहीं बने? कोई पॉइंट तो होता है ना, कोई पॉइंट होगा कि भाई जो चीज नहीं लगी। पॉइंट क्या है, ये पीटीआई का जो अजाब है इस मुल्क के ऊपर, बस वही उनको ले दे गया है। क्योंकि ये लोग किसी की हमायत करें तो वो भी उसके खिलाफ जाती है, किसी की मुखालफत करें तो वो भी खिलाफ तो ये तो फिर राना साहब मुल्क का नुकसान हो गया ना, आप लोगों ने मुल्क का नुकसान करने दिया पीटीआई को। जी, उन्होंने उनकी तारीफों के कलाबे मिला दी आसमान से पीटीआई वालों ने, और आप लोगों ने इतने अच्छे उन्होंने बड़ी ज्यादती की, उनसे मंसूब करके एक ऐसा तस्सर कायम किया कि उस तस्सर को जो है वो फिर ज़ायल नहीं किया जा सका और उससे नुकसान हुआ है। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि वही जज जिसको ये कह रहे थे कि एक मुतनाज़ा जज हैं, उनको नहीं होना चाहिए, और ख्वाजा आसिफ कह रहे थे कि सरगोशियाँ सुन रहे हैं, चैमगोइयाँ सुने, वो कह रहे हैं इनसे अच्छा जज ही कोई नहीं है, ये रिफॉर्मिस्ट हैं, इनका ना बनना मुल्क का नुकसान है, इनका ना बनना कौम का नुकसान है, ये नए ख्यालात के आदमी हैं। जब ये बने थे लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, इन्होंने फ़लाँ कर दिया था, फ़लाँ कर दिया था। राना सनाउल्लाह साहब तो इस तरह गुफ्तगू कर रहे थे, ये लग रहा था कि शायद अगले लम्हे ये ना कह दें कि इनको प्राइम मिनिस्टर बना देना चाहिए। ये जिस किस्म की खूबियाँ ये गिनवा रहे थे, ये या तो अब देखें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि या तो मेडिकी जो है वो उसने नाल ठुकते देखी है घोड़े के सुम में, जो याहिया अफरीदी साहब ने किया है, जिस तरीके से इनको रिस्पेक्ट दी है, दो सीनियर तरीन जज साहिबान को उनको इंक्लूड किया है, इंक्लूसिवनेस सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई है। फिर कुछ तेवर दिखाए हैं, कुछ चीज़ें जिनके बारे में इशारे मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में हो सकती हैं, अगले 10, 15, 20 दिन, 30 दिन में हो सकता है कि ये ना हो, लेकिन डायरेक्शन जो दिखाई है और इसको अपने हाउस इन ऑर्डर करने के लिए स्टेप्स लिए हैं, अदलिया का वकार, अदलिया की इज़्ज़त, अदलिया की तकरीम, अदलिया की रिट बहाल करने के लिए जो इक़दामात लिए हैं अभी तक, उससे शायद हुकूमत का एक पैनिक है और हुकूमत को ये लगता है कि ये ना हो कि इनका रुख हमारी तरफ हो जाए। और जस्टिस मंसूर अली शाह क्योंकि तमाम पावर्स के साथ सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और 26वीं आईनी तरमीम का रिव्यू भी हो सकता है और फुल कोर्ट में हो सकता है, तो उस नहज पर जाने के बजाय, इनको अटैक करने के बजाय गिरबान की बजाय पाँव पकड़ लो, या तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इस दौरान कुछ ना हो जाए, उस वक्त तक वो जो हमने 27वीं आईनी तरमीम पे काम करना है या फिर हमने मातहत लेजिस्लेशन के ज़रिए जो एक लेजिस्लेशन है करनी है आइन को एक्सप्लेन करने के लिए एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन, वो जो नया बनाया है, वो उस वक्त तक ज़रा टाइम गेन किया जाए और ये सब कुछ किया जाए। ये है इस वक्त हुकूमत की सूरत हाल कि वो वज़रा, वो हुकूमत जो इनको ऐसे टेक ऑन कर रही थी कि जैसे इनसे ज़्यादा बुरा कोई शख्स पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में मौजूद नहीं है। यानी आप अंदाज़ा लगा लेना कि यहाँ तक कह देना, वज़ीर इत्तलात पंजाब की बात कर रहा हूँ मैं, ये किसी सोशल मीडिया पर बैठे हुए किसी बंदे की बात नहीं कर रहा कि उनका एक अननोन XYZ के नाम से, बग़ैर अपनी असल तस्वीर के, बग़ैर अपनी लोकेशन के, ये तो
जो वज़ीर इत्तलात पंजाब है उन्होंने कहा था कि इन जजेस की बेगमात का क्रश है इमरान खान, यहाँ तक इस नहज तक चले गए थे। और फिर जब इसके ऊपर ड्रॉप डाउन हुए हैं तो गिरबान से सीधा पाँव जो है उसकी तरफ हाथ रखा और वो कहते हैं कि जनाब माई बाप इनसे ज़्यादा अच्छा जज तो पाकिस्तान की तारीख में शायद गुजरा ही कोई नहीं है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है और इस डेवलपमेंट को आप डेवलप होते हुए मज़ीद देखेंगे, इससे जुड़ी हुई मज़ीद डेवलपमेंट्स जो हैं वो सामने आएंगी। जैसे कि अभी तक यही लग रहा है कि जो जस्टिस याहिया आफरीदी हैं उन्होंने ये ठानी हुई है शायद, या उनकी डायरेक्शन यही है, और वो जो कर रहे हैं उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर लगता तो यह है कि उनके साथ खड़े हुए कांधे से कांधा मिला के, और हुकूमत को शायद ये स्ट्रॉन्ग मैसेज मिला है कि इन जजेस को टारगेट ना किया जाए। दीज आर द डिटेल्स। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।